जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 28 अक्टूबर 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं 1425 नंबर की क्लास। लगातार 1425 दिनों से मैं आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको मिलेगा स्टैटिक जीके और भी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जो अवार्ड्स के हैं, ऐसे बहुत सारे 15 से 20 संस्करण जो कि करंट अफेयर्स के होते हैं, वो सारे कुछ आप यहां पे पढ़ते हैं। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा, भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस कौन बनेंगे? तो भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। क्या नाम है? जस्टिस सूर्यकांत। बस आपको सन को इमेजिन करना है और आपको 53 नंबर के चीफ जस्टिस याद हो जाएंगे। देखिए, यहां पे अदर ऑप्शंस भी हैं, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ये भारत के 50वें नंबर के सीजेआई थे, ठीक है। और जो सूर्यकांत हैं ये भारत के 53 नंबर के सीजेआई होंगे। बी.आर. गवई जो अभी प्रेजेंट में सीजेआई हैं, ये भारत के 52 नंबर के सीजेआई थे, ठीक है। अभी बस ये यहां पे रिटायर होने वाले हैं। और जस्टिस संजीव खन्ना की हम बात करें तो 51 नंबर के सीजेआई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना। मैंने आपको चारों इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझा दिए हैं। तो सूर्यकांत होने जा रहे हैं भारत के 53 नंबर के चीफ जस्टिस। तो यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी को, जो देश के 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट में अभी चीफ जस्टिस कौन है? इनका नाम है भूषण आर गवई। तो ये अभी इनके जो नाम है सूर्यकांत जी का, इन्होंने सिफारिश करी है केंद्र सरकार से, ठीक है। और ये परंपरा चलती आ रही है। ही हैज रिकमेंडेड द नेम ऑफ दिस विच सूर्यकांत जी। ओके, तो आप यहां पे हम बात करें कि जो अपॉइंटमेंट होती है ना, तो सीजीआई नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं, अपॉइंटमेंट यहां पर सजेस्ट करते हैं। यहां पर सूर्यकांत जी हैं और यहां पर बी.आर. गवई जी हैं। तो जो हमारी ट्रेडिशन रही है, परंपरा रही है, तो प्रेजेंट में जो भी चीफ जस्टिस होगा वो अपने उत्तराधिकारी का नाम सिफारिश तय करता है। और ये कानून मंत्रालय जब बोलती है, लॉ मिनिस्ट्री हमारी बोलती है, जब बोलेगी तभी ये यहां पे रिकमेंड करता है। तो जो कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल साहब है। कौन है? अर्जुन राम मेघवाल साहब प्रेजेंट में भारत के कानून मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सीजेआई जो गवई है, इनका कार्यकाल 23 नवंबर को यहां पे खत्म हो जाएगा। जब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो जो जस्टिस सूर्यकांत जी होंगे वो 24 नवंबर को सीजेआई के तौर पर ओथ लेंगे, शपथ लेंगे और 9 फरवरी 2027 को यहां पे रिटायर हो जाएंगे। इनका कार्यकाल भी बहुत ही कम समय के लिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट 54 नंबर के सीजेआई आएंगे। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने वाला हूं, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, यानी फेडरल जुडिशरी के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर जो 124 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे एक हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है। और उसके बाद फिर हाई कोर्ट आता है, उसके बाद फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो ये सारे इंटीग्रेटेड है, आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है। और उसमें सबसे जो टॉप में आता है सुप्रीम कोर्ट आता है। और जो हम अपॉइंटमेंट पढ़ रहे हैं वो आर्टिकल नंबर 124 में मेंशन किया गया है। 28 जनवरी 1950 की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, इस तारीख को हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और मैक्सिमम जो जजों की संख्या हो सकती है वो 34 होगी। 34 जजों की संख्या का स्ट्रेंथ होता है। अभी प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है, इनका नाम है बी.आर. गवई, भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी हमारे सीजेआई बनते हैं उनको शपथ दिलाने का काम, उनको ओथ दिलाने का काम किसका होता है? तो जो भी देश का राष्ट्रपति होगा वो शपथ दिलाएगा। यानी अभी सूर्यकांत जी को जो शपथ दिलाएंगे द्रौपदी मुर्मू शपथ दिलाएंगे, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 124 से लेके 147 सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, जहां पर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे इसका गठन होगा और इसकी इंडिपेंडेंसी, अधिकार क्षेत्र, जो इसकी शक्तियां हैं और ये सारी जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इनका नाम है हरी लाल जे कानिया।
चलिए फ्रेंड्स, यहां पर हम और भी बातों को समझते हैं कि जो कार्यकाल होता है वो क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो कार्यकाल है ये फिक्स नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन समझाए गए हैं। तो पहला है कि 65 वर्ष की आयु तक अगर एज प्राप्त हो जाती है तो वो कार्यालय में रहेगा, और दूसरा वो राष्ट्रपति को लेटर लिख सकता है और अपना रेजिग्नेशन, इस्तीफा यहां पे दे सकता है, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे कार्यालय से हटाया जा सकता है, जो प्रोसीजर लगभग देश के राष्ट्रपति को हटाने के बराबर है, जिसे हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। कैथरीन कोनोली किस देश की 10वीं नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो कैथरीन कोनोली यहां पे 10वीं नंबर की राष्ट्रपति आयरलैंड की चुनी गई हैं। ध्यान में रखना है आपको, ये 10th नंबर की प्रेसिडेंट बनी है आयरलैंड में। क्लियर है? तो यहां पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कैथरीन कोनोली को। ये आयरलैंड में जो स्वतंत्र वामपंथी नेता हैं, यानी इंडिपेंडेंट लेफ्ट लीडर हैं, ये देश की 10वीं राष्ट्रपति यहां पे चुनी गई हैं, और इन्होंने अपने अपोनेंट को हराया है। इनका नाम है हीथर हम्फ्रीज। इनको हरा करके 10वीं राष्ट्रपति यहां पे बनी है। देखिए, जो कोनोली है ये 2016 से गॉलवे वेस्ट से सांसद हैं, और ये संसद की उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं, यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुकी हैं। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं आयरलैंड की लोकेशन कहां पर है। तो आप यहां पर देखो, अगर आपको इंग्लैंड की लोकेशन पता है तो ठीक बगल में आयरलैंड है, ये यूके में ही आता है। तो आप ये देखिए, यूरोपियन कंट्री है आयरलैंड, और इसकी जो कैपिटल है वो है डबलिन, और इसके प्राइम मिनिस्टर है माइकल मार्टिन, और यहां पे जो करेंसी का इस्तेमाल होता है वो यूरो का होता है। क्लियर है? देखिए, भारत ने आयरलैंड से एक इंपॉर्टेंट सोर्स लिया है जिससे हमारा संविधान बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व, यानी डीपीएसपी। इसे हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। देखिए, डीपीएसपी जो मेंशन किया गया है संविधान में, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक ये बताया गया है। क्लियर है? 36 से लेके 51 तक, और ये मेंशन किया गया भाग 4 में, यानी 4th पार्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है? इसके अलावा जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका किस प्रकार से नॉमिनेशन होगा, कौन सा प्रोसीजर होगा, ये भी हमने आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति की जो चुनाव की विधि होगी, यानी राष्ट्रपति का किस प्रकार से इलेक्शन होगा, वो भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द विज्ञान रत्न अवार्ड? तो विज्ञान रत्न अवार्ड दोस्तों मिला है जयंत विष्णु नरलीकर को। किसे मिला है? जयंत विष्णु नरलीकर को यह अवार्ड दिया गया है। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की अनाउंसमेंट करी है, और ये जो अवार्ड दिए जाते हैं ये पद्म पुरस्कार के तर्ज पे दिए जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। तो पद्म पुरस्कार इस प्रकार दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। उसी प्रकार से ये यहां पर विज्ञान रत्न, फिर विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। 4 कैटेगरी में दिए जाते हैं, और इसकी शुरुआत हाल ही फिलहाल में हुई है। 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है किसको मिला है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर को मिला है, और ये जो है एस्ट्रोफिजिस्ट हैं, यानी खगोल भौतिक विज्ञानी हैं। आपको ध्यान में रखना है। देखिए, विज्ञान श्री पुरस्कार जो मिला है 8 लोगों को मिला है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, यूसुफ मोहम्मद शेख, के थंगराज, प्रदीप थपलील, अनिरुद्ध बालचंद्र पंडित, वेंकटा मोहन, महान एमजे और JNN, जो चंद्रयान 3 टीम से संबंधित हैं। तो ये 8 लोगों को अवार्ड दिया गया विज्ञान श्री पुरस्कार। यहाँ पे विज्ञान युवा पुरस्कार 14 युवा वैज्ञानिकों को दिया गया है। मैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि 14 ऐसे यहाँ पर यंग साइंटिस्ट हैं जिनको ऑनर्ड किया गया है। और विज्ञान टीम पुरस्कार आपको जरूर ध्यान रखना है। तो विज्ञान टीम पुरस्कार यहाँ पे CSIR अरोमा मिशन को दिया गया है, जिन्होंने क्या किया है, बहुत सारे सुगंधित फसलों के माध्यम से जो ग्रामीण आजीविका है, रूरल लाइवलीहुड है, उसको मजबूत बनाया है और उल्लेखनीय कार्य किया है। ठीक है? तो विज्ञान टीम पुरस्कार आपको जरूर ध्यान रखना है।
चलिए आइए देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में शांति समझौता किस स्थान पर हुआ है? वेयर वॉज पीस एग्रीमेंट साइन बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड? तो कंबोडिया थाईलैंड के बीच में यहाँ पे हिंसक झड़प हुई थी और दोनों देशों के बीच में जो विवाद था वो बढ़ गया था। इसके बाद से शांति के लिए यहाँ पे प्रयास किए जा रहे थे। तो आपको ध्यान में रखना, मलेशिया में जगह है कुआलालंपुर, यहां पर शांति समझौता यानी कि पीस एग्रीमेंट साइन किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना, 26 अक्टूबर को समझौता हुआ है। कहां पर हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। देखिए अभी हाल ही में मैंने आपको कल ही करंट अफेयर्स बताया है कि आसियान शिखर सम्मेलन हो रहा है और एशियान शिखर सम्मेलन के दौरान इन दोनों देशों के बीच में समझौता कराया गया है ताकि दोनों देश शांति से रहें और दोनों एक दूसरे के रिश्ते को और मजबूत करें। तो यहां पर बैकग्राउंड बता दूं, जुलाई 2025 की बात है, इसी साल लगभग आप कहें 4 महीने पहले की बात है। यहां पे सीमा पर हिंसक झड़प हुई थी, दोनों देशों के बीच में तनाव हुआ था और मिलिट्री तनाव हुआ था और सैनिकों की गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच में जो टेंशन था वो बढ़ चुका था। अब इसे नॉर्मलाइज किया जा रहा है। देखिए जो हस्ताक्षरकर्ता थे वो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मानेट थे और थाईलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनुतिन चार्नविराकुल, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये शिनवात्रा है, ये अभी नहीं है, पहले थे। अब प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनुतिन चार्नविराकुल है। तो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मानेट और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर अनुतिन चार्नविराकुल के बीच में हस्ताक्षर हुए शांति के। और मध्यस्थता किसने कराई है? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो लगातार युद्ध पे युद्ध रोक रहे हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप भैया और ये लगभग 9वां या 10वां यहाँ पे युद्ध को शांत करा रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते कंबोडिया की। कंबोडिया कहाँ पर है, किस जगह पे लोकेटेड है? तो आप यहाँ पर देखो, ये कंबोडिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कंबोडिया के बगल में आपको वियतनाम दिख रहा है, ऊपर आपको थाईलैंड दिखने को मिलेगा और इधर आपको लाओस देखने को मिलेगा। इस प्रकार से कंबोडिया अपने पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है। तो कंबोडिया के बारे में हम जान लें। कंबोडिया एंशिएंट टाइम में खामेर के नाम से जाना जाता था और इसकी कैपिटल है नोम पेन। अगर आपसे पूछा जाए इसकी करेंसी कौन सी है तो रील है। हुन मानेट प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने शांति करवाया है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आपने नाम सुना होगा मंदिर परिसर, वो अंगकोर वाट है जो कि कंबोडिया में ही है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे थाईलैंड की। तो थाईलैंड की जो लोकेशन है आप यहाँ पर देखो, म्यांमार है और ऊपर लाओस है, इधर कंबोडिया है और इधर वियतनाम है। तो इन्हीं दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा था। यहां पर आप थाईलैंड देख रहे हो, ठीक है। तो थाईलैंड जो है फ्रेंड्स, इसे सियाम के नाम से जाना जाता है और वजीरा लोंगकॉर्न इसके सम्राट हैं जिनको राम एक्स के नाम से जानते हैं। कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी बहुत है और प्राइम मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में है अनुतिन चार्नविराकुल, जिन्होंने अभी यहाँ पे शांति समझौता साइन किया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है? कौन सी कंट्री है जिन्होंने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर मिसाइल टेस्ट किया है? तो फ्रेंड्स, रशिया ने एक बार वापस से पूरी दुनिया को डरा दिया है और दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का टेस्ट किया है और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यूक्रेन को दिया है। तो रशिया ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल, इसका नाम है बुरेवास्तनिक 9M739, इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया है और यह बताया जा रहा है कि मिसाइल अनलिमिटेड रेंज की है, यानी रशिया से धरती के किसी भी कोने में से को टारगेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है जो रशिया ने अभी रिसेंट में टेस्ट किया है। तो इस टेस्ट में बुरेवास्तनिक ने करीब 15 घंटे तक उड़ान भरी है और ये मिसाइल 14,000 किलोमीटर की दूरी को तय कर सकता है। तो रशिया डे बाय डे मोर पावरफुल, दिन ब दिन और ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है रशिया। अब हम इसकी बात करें रशिया की क्रूज मिसाइल की, तो इसका जो इंजन है ये न्यूक्लियर टर्बोजेट है, इसकी रेंज अनलिमिटेड है और 50 से 100 मीटर की उड़ान ऊंचाई भर सकता है और स्पीड है लगभग 1000 से लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो बुरेवास्तनिक नाम रखा गया है, तो रशिया में एक समुद्री पक्षी है, उसको डेडिकेट, उससे इंस्पायर होकर के रखा गया है और नाटो ने इसका नाम रखा है SSX-9 स्काईफॉल।
देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच अभी भी कंटिन्यूड है। बहुत सारे बच्चों को रिक्वेस्ट आ रहा था और इसी रिक्वेस्ट को एक्सटेंड किया है फाउंडेशन बैच केवल 499 में। आपको 11 विषय पढ़ने को मिलेंगे। दिवाली 500 कूपन कोड आपको यूज करना है, 3 साल की वैलिडिटी मिलेगी और 11 विषय एनसीईआरटी मेटाबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी इंडिया, फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सारे विषय आप पढ़ेंगे केवल 500 रुपए में, 3 साल की वैलिडिटी के साथ। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो, टॉपिक वाइज टेस्ट, ये आपको सब मिलेगा। ये नए बच्चों के लिए जानकारी। 8 to 9 मंथ्स में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। 1000 अप्रॉक्स वीडियोस आपको मिलेंगे और टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और डाउनलोड करने के बाद प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। और डेली करंट अफेयर जो आप क्लास देख रहे हैं, इसकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको 2024-2025 की 12 महीने का करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। और फ्रेंड्स, आप अगर टेस्ट सीरीज यहाँ पे जाओगे ना, तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी 12 महीने की। 12 महीने की टेस्ट सीरीज जनवरी से लेकर दिसंबर तक लॉन्च करिए, ताकि आप वन शॉट प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर जैसे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो 12 मंथ की टेस्ट सीरीज सबसे टॉप में ऑल टेस्ट सीरीज में मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर एक महीने का लगभग 250 क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल है। और आप ये 4 पार्ट में हर महीना डिवाइडेड है, जा करके लगा लो आप और आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को फॉलो कर लेना, ये नंबर है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। लाइक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने यूरोपीय शतरंज क्लब प्रतियोगिता में कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, डी गुकेश और दिव्या देशमुख ने, इन दोनों ने यूरोपियन चेस क्लब में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। स्वर्ण पदक इन्होंने दिलाया है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर है डी गुकेश और दिव्या देशमुख, दोनों वर्ल्ड चैंपियन है। और ग्रीस के रोडेसे में खेला गया है यूरोपीय शतरंज क्लब कप, और इसमें शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस किया है और इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। ठीक है। तो ये यूरोपीय शतरंज क्लब का कौन सा एडिशन था? तो 40वां संस्करण था, ध्यान में रखिएगा। तो ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने सुपर शतरंज टीम और महिला विश्व कप विजेता 2025 दिव्या देशमुख ने महिला प्रतियोगिता में टीम चैंपियनशिप जीती है। ठीक है। और हम बात करें तो डी गुकेश ने सुपर चेस टीम के पार्ट थे और दिव्या देशमुख की हम बात करें तो ये सर्कल DHS डी मोंटे कार्लो टीम के हिस्सा थी। टीम का नाम है, ध्यान में रखिएगा। सुपर चेस टीम डी गुकेश की थी और दिव्या देशमुख की टीम का नाम आप यहां पर देख रहे हैं। तो भारत के निहाल सरीन ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक यहां पे जीता है इस कंपटीशन में। आप निहाल सरीन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली में पहले स्थान पे कौन रहा है? हु हैज टॉप द मेडल टैली इन साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप? तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे टॉप में रहा है और हमें गर्व है हमारे भारत पर। तो साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 24 से लेके 26 अक्टूबर के बीच में हुआ। कहां पर हुआ? रांची, झारखंड में बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में हुआ है। और यहां पे भारत ने 4था संस्करण यहां पे जीता है। 4th एडिशन भारत ने यहां पे जीता है और 6 देशों के 300 से ज्यादा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट किए। 6 देश कौन से थे? भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और भूटान। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मेडल जीते 58 मेडल। भूटान ने एक भी मेडल यहां पे नहीं जीता है। हम बात करें तो भारत ने टोटल 58 मेडल जीते हैं, श्रीलंका ने 40 मेडल्स जीते हैं, नेपाल ने 6, बांग्लादेश ने 3, मालदीव ने 1, भूटान ने 1 भी नहीं। अगला है भारत समुद्री सप्ताह 2025 की शुरुआत कहां पर हुई है? वेयर हैज इंडिया मैरीटाइम वीक हैज बीन स्टार्टेड? तो भारत का समुद्री सप्ताह मुंबई से स्टार्ट हुआ है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखिए, भारत सरकार का जो पतन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय है, जिसे हम कहते हैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, ये यहां पे इसका आयोजन कर रहा है भारत समुद्री सप्ताह का। यानी इसे क्या कहते हैं? इंडिया मैरीटाइम वीक कहते हैं, जो 27 से लेके 31 अक्टूबर के बीच में मुंबई में चला। और इसका उद्घाटन भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने किया है।
ठीक है। और ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़ा मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है, समुद्री सम्मेलन माना जा रहा है। इसमें जो हमारी मैरीन इकोसिस्टम है, तो जो हमारी मैरीन इकोसिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, उन सभी को यहाँ पे एक साथ लाया जा रहा है और हमारी मैरीन इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने की बात कही जा रही है। तो इसका जो आयोजन का विषय है, महासागरों का एकीकरण है और एक समुद्री दृष्टिकोण है, ओशन आ मैरीटाइम पर्सपेक्टिव। इसमें 85 से ज़्यादा कंट्री के लोग, 1 लाख से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। अगला है, भारत किस ऑर्गेनाइजेशन की बैठक और कार्यशाला की पहली बार मेजबानी कर रहा है? इंडिया इज होस्टिंग द मीटिंग वर्कशॉप विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है APACAIG। फिर से मैं बोल रहा हूं APACAIG। इसको डिटेल में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, भारत एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप, APACAIG इसको हम बोल रहे हैं, इसकी बैठक और इसकी वर्कशॉप की मेजबानी करने जा रहा है और ये 4 दिनों तक मेजबानी करेगा, 28 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में, और ये 4 दिनों तक न्यू दिल्ली में होगा, ठीक है। तो इस कार्यक्रम में एशिया और जो प्रशांत क्षेत्र के लगभग 90 विमान जो हैं, दुर्घटना जो हुए हैं, तो उन सभी के जो जांचकर्ता वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ऐसी प्लानिंग बनाई जाए कि जो विमान दुर्घटना हो रहा है उसको रोका जा सके। तो इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB की ओर से किया जा रहा है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो APACAIG एक वार्षिक बैठक होती है जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र के ICAO सदस्य देश और बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी से होता है। हर साल ये बैठक यहाँ पे आयोजित की जाती है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट का स्पेशल, यहां पर देखिए, इंटेंसिव रिवीजन सर करने का फैसला किया है? नेशनल इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यहां पर वोटर लिस्ट का कितने राज्य और यूटी में यह कार्यक्रम चलाया जाएगा? तो 12 राज्यों या यूटी में यहां पर ही चलाया जाएगा। क्या है सर? और भी मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, बिहार में अभी हाल ही में सर हुआ है जिसमें यहां पर बहुत सारे जो वोटर्स के नाम हैं अपडेट किए गए हैं और उसमें सुधार करी गई है। तो यही चीज 12 राज्यों में होगी और अदर यूटी में जो भी हैं वहां पे लिस्ट अपडेट होगी। तो चुनाव आयोग ने बताया है कि इन सभी स्टेट में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। यह 28 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 7 फरवरी तक ये चलेगा, ठीक है। तो 103 दिन की प्रोसेस में वोटर लिस्ट पूरी तरीके से अपडेट हो जाएगी। नए वोटरों का यहाँ पे नाम भी जोड़ा जाएगा और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली जो यहाँ पे एरर्स हैं उन सभी को यहाँ पे सुधारा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे को उठाया था, तो उस मुद्दे को राहुल गांधी जी ने बहुत ही मजबूती से उठाया था। इसके बाद से चुनाव आयोग इस पे लगातार काम कर रहा है, ठीक है। तो निम्न 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होंगे: अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, MP, राजस्थान, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यूपी और वेस्ट बंगाल। क्लियर है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 324 बताता है कि इलेक्शन कमीशन यहां पे चुनाव कराएगा और पूरी वोटर लिस्ट तैयार करने में पूरी उसकी जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, सर का जो मुख्य उद्देश्य है, जो बहुत सारे लोग मृत हो चुके हैं या जिन्होंने अपना स्थान बदल दिया है या फेक नाम जिसमें जोड़े गए, इन सभी को हमको हटाना है और नए जो यहाँ पे एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम यहाँ पे जोड़ना है और जो डुप्लीकेट एंट्रीज हुई हैं उसको भी सही करना है और हर नागरिक को उसका मतदान का अधिकार देना है। आर्टिकल नंबर 326 इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि हमारे भारत में जो 18 साल के हो चुके हैं उनको वोट देने का अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है RRR की, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का करेंगे बेहतरीन तरीके से रिवीजन। तो बहुत मजा आने वाला है। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। 2025 में मेक इन इंडिया पहल के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के पूरे 11 साल हो चुके हैं। 2024 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। अगला है, भारत सरकार ने CDS जनरल अनिल चौहान का यहां पे जो कार्यकाल है, सेवा विस्तार है, उसको मंजूर किया है। कब तक कर दिया है? तो इनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक के लिए एक्सटेंड हो गया है।
भारतीय वैज्ञानिकों ने किस नैनो सामग्री का आविष्कार किया है जो बिना सर्जरी के मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित कर सकती है? मतलब बिना किसी सर्जरी के आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है। तो इसे कहते हैं ग्राफेटिक कार्बन नाइट्राइड। ग्राफेटिक कार्बन नाइट्राइड, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अंत्योदय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 25 सितंबर को। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को हाल ही में सस्पेंड कर दिया है? तो आईसीसी ने फैसला किया है अमेरिका की जो यहां पर क्रिकेट बोर्ड है इसको निलंबित कर दिया है। डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा किस भाषा के साहित्यकार थे और ये किस भाषा के यहाँ पे राइटर थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो फ्रेंड्स ये कन्नड़ थे, कन्नड़ राइटर थे। भारत सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर प्रतिबंध कब तक के लिए लगाया है? तो भारत सरकार ने चांदी के इंपोर्ट पर 31 मार्च 2026 तक के लिए बैन लगा दिया है। भारत ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो किस कंट्री के साथ साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। रशिया ने भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की पूरी आपूर्ति किस साल तक करने का फैसला किया है? तो S-400 हमें मिलेगा पूरा सारा कंप्लीट 2026 तक। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में हो रहा है? तो ये न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। नई दिल्ली आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराऊंगा, जो करंट अफेयर्स कल आप सभी ने पढ़े थे। आइए देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। 27 अक्टूबर के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। राजमाता सिरिकत का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से था? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका संबंध है थाईलैंड से। हाल ही में किसने पृथ्वी के नए अस्थायी चंद्रमा 2025 PN7 की पुष्टि करी है? तो नासा ने इसको यहां पे कंफर्म किया है। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया है सुनील अमृत को। नेक्स्ट है, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आसियान का 11वां सदस्य देश बना है, इसका नाम है तिमोर लेस्ते। नेशनल साइबर सुरक्षा जागरूकता महीना ये कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। माजिया अमाग्लोबेली और किसी साखरोव पुरस्कार 2025 से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो यहां पे मसाकी कासिवारा और माजिया अमाग्लोबेली, इन दोनों को यहां पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं आपको यहां पर एक करेक्शन आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर एक करेक्शन ये करना पड़ेगा, ये है एबल पुरस्कार, मैंने आपको बता दिया, आपको यहां पे सही करना होगा। माजिया अमाग्लोबेली और साखारोव पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? आंद्रेस पुग्जाबूट को मिला है, तो इसको यहां पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन है? तो इनका नाम है रोहित शर्मा। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मोन्था का नामकरण किस देश ने किया है? तो मोन्था का नामकरण थाईलैंड ने किया है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट माहे का निर्माण कहां पर किया गया है? तो इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है? एक्सट्रीमली पॉवर्टी फ्री स्टेट केरला यहां पे घोषित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करते समय ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे, इनका नाम है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट है, इनमें से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने काम किया था। वॉइस राय और उनसे संबंधित घटनाओं को निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। लॉर्ड चेंज फॉर रॉलेट एक्ट, लॉर्ड रीडिंग स्वराज पार्टी की स्थापना, लॉर्ड इरविन पहला गोलमेज सम्मेलन, लॉर्ड वेबल क्रिप्स मिशन। देखो इसमें डी गलत है, जो लॉर्ड वेबल होगा वो यहां पर लॉर्ड वेबल नहीं लिनलिथिगो होगा। लिनलिथिगो के समय में क्रिप्स मिशन आया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके लिए सवाल है, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है और आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, कमेंट बॉक्स पे आप रिप्लाई कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक आखिरी मौका है अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में जुड़ने का
और आज ही एनरोल करिए अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में, जहां पर आप पढ़ेंगे 11 सब्जेक्ट्स और 499 में आपको बैच मिलेगा। दिवाली 500 कूपन कोड का यूज करिएगा। एनसीईआरटी में डबल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केवल 499 में आपको मिलेगा। पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो 8 to 9 मंथ्स में आपका सिलेबस होगा। 1000+ वीडियोस आपको मिलेंगे। टाइमिंग 1 to 2, 5 to 6 PM है आपकी। और एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप सभी यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स सेक्शन में जाएंगे, जहां पर आपको पिछले 2 साल की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी। अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच को जाकर के एनरोल करिए। 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर पीडीएफ, हिंदी मीडियम 2025-2024, ई बुक्स, पेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा। पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक भी है और 12 मंथ का करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज है। आपको टेस्ट सीरीज में जाना है, 12 महीने के टेस्ट सीरीज में क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए आप हर महीने का 4 इंपॉर्टेंट पार्ट में टेस्ट आपके लिए है, जाकर के एनरोल कर लीजिए। और राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नंबर है, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। सितंबर महीने की मंथली मैगजीन भी आपके लिए अवेलेबल है। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं। आप सभी पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहिए मस्त तरीके से। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।